हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक नया चैप्टर, नया टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक। कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ हैं और इनकी कुछ जो क्लासिफिकेशन है एज अ मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स, वो क्या चीज़ें और कैसे इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ क्या चीज़ है? Carbohydrate is defined as macromolecules defined as polyhydroxyaldehyde or ketone। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? आप सब जानते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया। इनकी एग्जांपल्स मैक्रोमोलिक्यूल की न्यूक्लिक एसिड की एग्जांपल है, प्रोटीन की एग्जांपल है, उसके बाद स्टार्च की एग्जांपल है। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनमें इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं इट मीन्स कि वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। उसके बाद डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और केटोन। पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप में ये होता है कि एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बिलफर्ज आपके सपोज करें आपके पास एल्डिहाइड है तो उसमें क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच होगा, इस पर आप कार्बन अटैच कर सकते हैं। ये आपके पास है एल्डिहाइड ग्रुप। कीटो ग्रुप में ये होता है कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, हम इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, यहाँ पर भी कार्बन आके अटैच होता है, यहाँ पर भी कार्बन आके अटैच होता है। इसको हमने देते हैं किस चीज़ का नाम? कीटो ग्रुप का। इसको हम एल्डो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप का। ये इनमें डिफरेंस होता है एक्चुअली। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ हो तब हम कहते हैं कि ये जो है ना एल्डिहाइड है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ना लगा हुआ और दोनों तरफ कार्बन लगने की जगह मौजूद हो, या कार्बन लगे हुए हों, तो हम कहते हैं कि ये कीटो ग्रुप है। तो डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन, ये इसकी डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद जनरल फार्मूले की बात करते हैं। जनरल फार्मूला CnH2O ब्रैकेट, इसके बाद N। यहाँ पर N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। एक कार्बन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, जिस तरह भी होगा। यहाँ पर N की जगह वही पुट कर देंगे तो अंदर भी हम वही चीज़ उसको हल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की सूरत में, ग्लूकोज के पास हैं 6 कार्बन। हमने क्या किया, N की जगह हमने 6 कार्बन डाले, C6 हो गया। उसके बाद H2 था, N की जगह हमने 6 डाला, 2 × 6 इज इक्वल टू 12, H12। O के पास 1 है तो N 6 है, 6 1 का 6, C6H12O6। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। उसके बाद किस तरह बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स बनाते हैं ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसमें ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो यूटिलाइज करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में वो प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसके नतीजे में आपको कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। वो अपने खुराक के लिए बना रहे होते हैं। ये सिस्टम चल रहा होता है, ये डे टाइम सिस्टम होता है, दिन को ये सिस्टम चलता है फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में। नंबर 1 मोनोसैकराइड, दूसरे नंबर पर ओलिगोसैकराइड, तीसरे नंबर पर पॉलीसैकराइड। सबसे पहले हम मोनोसैकराइड्स की बात करते हैं। सिंपलेस्ट शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये एक सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस के किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर कोई चीज़ पानी की मौजूदगी में टूटे, हाइड्रो मीन्स पानी, लाइसिस मीन टूटना। हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी चीज़ का पानी की मौजूदगी में टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ का टूटना। सिंपलेस्ट शुगर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इट मीन्स कि अगर इसको पानी में डाला तो ये टूटेगी नहीं, ठीक है। cannot be hydrolyzed, consist of 3 to 9 कार्बन्स, ये 3 से 9 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। हम इसको पढ़ते किस तरह? ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्साओज, हेप्टाओज, ठीक हो गया। हम इस तरह इनको पढ़ते हैं। 3 से 9 कार्बन तक कंसिस्ट ऑफ मोनोसैकराइड, कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन्स। हम इनकी जो रीडिंग कर रहे होते हैं वो यूँ कर रहे होते हैं कि ट्राइओजेज, हेक्सोजेज, पेंटोजेज, ठीक हो गया।
उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोनोसैकेराइड है वो है हेक्सेन यानी कि हेक्सोजेस। ठीक हो गया, हेक्सोजेस। हेक्सोजेस हेक्सोजेस की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज एक हेक्सोजेस है यानी कि 6 कार्बन है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्लूकोज है जो एनर्जी हमें मुहैया करता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी अलग है क्या है इसकी, ये है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड से मुराद ये है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं वो एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। उसके बाद स्वीट टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, टेस्ट इसका मीठा होता है। उसके बाद एक डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या चीज़ें हैं। ये है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ओपन चेन फार्मूले। ठीक हो गया, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रुक्टोज। ये दोनों में इनमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इनमें। और यहाँ पर क्या है, एल्डो ग्रुप मौजूद है, एल्डो ग्रुप। ठीक हो गया, यहाँ पर कीटो ग्रुप मौजूद है। इनमें डिफरेंस यही है, यहाँ पर कीटो ग्रुप, यहाँ पर एल्डो ग्रुप। एल्डो ग्रुप का वही होता है कि यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और जो दूसरे एक कार्बन दूसरा अटैच होगा, जबकि फ्रुक्टोज की सूरत हाल में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो ये फ्रुक्टोज, ये हो गया आपके पास ग्लूकोज, इनका ये कह सकते हैं आप फार्मूले हैं। ठीक हो गया, इनको हम पेंटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं, इसको हम पेंटा हाइड्रॉक्सी कीटो कह सकते हैं। ठीक हो गया, हम इसका ये नाम भी दे सकते हैं। ग्लूकोज हमें एज अ प्रॉपर एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है हमारे लिए, जो हमें एनर्जी देता है, ये प्रेफर किया जाता है एनर्जी में, जबकि जो फ्रुक्टोज है इसको हम प्रेफर नहीं करते फॉर एनर्जी कंटेंट। और दूसरी ये है कि फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स जो कि दूसरी टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ये 2 से 9 यूनिट मोनोसैकेराइड के देते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक हो गया, क्लासीफाइड जो हम 2 से 9 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड है उनको क्लासीफाई किस तरह करते हैं, हमारे साथ डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हम इस तरह इनको क्लासीफाई करता है। यहाँ पर था ट्राइओजेज, हेक्सोजेज, इस तरह हम, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये इस तरह होगा। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है वो है डाइसैकेराइड। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत अहम है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड दैट इज़ गिवन बाय ओलिगोसैकेराइड इज डाइसैकेराइड। ठीक हो गया, इनके सुक्रोज, सुक्रोज अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें C6H22O11 प्लस H2O ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O देन इट विल गिव अस ग्लूकोज एंड अ फ्रुक्टोज। ठीक हो गया, उनके पास 6 कार्बन, ये ग्लूकोज ये फ्रुक्टोज। सोलूबल इन वाटर, इनके पानी में ये सोलूबल है। उस ये भी मोनोसैकेराइड भी सोलूबल इन वाटर है। और स्वीट टेस्ट, इसका भी मोनोसैकेराइड की तरह जो टेस्ट है वो स्वीट है। उसके बाद जो तीसरी टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स अपने नाम से शो कर रहा है, पॉलीस यानी कि ज़्यादा, सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि 100 से 1000 यूनिट देता है मोनोसैकेराइड का। ये बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब भी यही है कि बहुत ज़्यादा। इसकी एग्जांपल स्टार्च आपके पास, इसकी एग्जांपल हो गई सेलुलोज हो गई, ये इसकी एग्जांपल्स हैं पॉलीसैकेराइड की। ये जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये 100 से 1000 में मोनोसैकेराइड देते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती। ठीक है, या अमॉर्फस सॉलिड उस सॉलिड को कहा जाता है जिसमें जो एटम्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, रैंडमली मौजूद होते हैं वो, और टेस्टलेस, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता, ये मीठे नहीं होते। जिस तरह ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट है, ये टेस्टलेस होते हैं। इनसोलुबल इन H2O, ये सोलुबल इन वाटर था, ये इनसोलुबल है। और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग, ठीक है जी। ओलिगोसैकेराइड मे बी रिड्यूसिंग, मे नॉट बी रिड्यूसिंग, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। मोनोसैकेराइड क्यों रिड्यूसिंग है, इसकी वजह यह है कि इनमें अपना कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, उसकी वजह से ये रिड्यूसिंग इन नेचर है।